ट्रेड्स में स्वागत है आपका। प्रकाश काबा और अमित सेठ पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर और निर्मल बांग के विकास सालुंखे भी जुड़ेंगे। मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी से, और टेक्निकल्स पर बात होगी कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान से। आज के बड़े एक्सीडेंट इंडसइंड बैंक पर जानेंगे, क्यों आखिर मार्केट को ये नंबर्स नहीं पसंद आए और इतना क्यों गिरा स्टॉक। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर, और निफ्टी 50 पॉइंट नीचे है 23,943 पर, लेकिन लोज को डिफेंड किया 23,876। इनफैक्ट दो बार गए उस लेवल पर, दोनों बार डिफेंड किया। ये एक पॉजिटिव मान सकते हैं आप। मिड कैप में भी गिरावट है। बैंक निफ्टी लीड कर रहा है एक बार फिर से, 350 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी आईटी यहाँ पर भी शुरुआती प्रेशर था, हालांकि अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है निफ्टी आईटी में लोअर लेवल से। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का टॉप गेनर है 1.5% ऊपर। इसके अलावा इटर्नल नंबर्स के बाद आज भी थोड़ी सी रैली दिखा रहा है। बजाज ऑटो, ट्रेंड, बजाज फिनसर्व, ये कुछ और स्टॉक्स चल रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज एक्चुअली अगर आप देखें तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी है, करीब करीब अब सिर्फ 2.7% ही नीचे है। इसके अलावा नेस्ले 2.3% नीचे है। अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो गिरावट है। एफएनओ स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आज का एक्सीडेंट है इंडसइंड बैंक 6% नीचे। इसके अलावा ओरेकल, निपॉन, डॉक्टर मेंशन कर दिया, पेट्रोनेट एलएनजी, एचपीसीएल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो नीचे हैं। ऊपर है फोर्स मोटर्स, केन्सटेक, वेदांता, नोवामा वेल्थ और इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प। वीरू जी हाँ, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। अब पैनल से बातचीत करते हैं। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी प्रकाश सर और अमित जी मौजूद हैं और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर सचिदानंद उत्तेकर जी और विकास सालुंखे जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। विकास, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल जो निफ्टी में मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मेरे दोनों भी काउंटर जो है बाय साइड में है। पहले तो पेटीएम मुझे स्ट्रांग लगता है, जिस हिसाब से रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा है। तो 1250 के स्टॉप लॉस से पेटीएम को बाय करना है। 1340 का एक इम्पोर्टेंट टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है। दूसरा बाय कॉल मेरा बैंक निफ्टी में से कोटक बैंक मुझे स्ट्रांग लग रहा है करंट लेवल पे। 374 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो 374 के स्टॉप लॉस से कोटक बैंक को बाय करना है। ऊपर में मुझे लगता है कि 400 के आसपास का एक आपको यहाँ पे कोटक बैंक में आते हुए देखने मिल सकता है। तो दोनों पे काउंटर मेरे बाय साइड में है। ओके, कोटक बैंक 80 टू 70 पे। बैंकों में एक रिवर्सल है। मीनवाइल निफ्टी ने करीब करीब 9:24 का जो स्विंग हाई है ना, उसको काट दिया है। बड़ा रिस्पेक्ट दे रहा है लेवल्स को। थोड़ा सा अगर आप देखें 3 दिन में जो ओवरसोल्ड हुआ है उसका एक डेफिनेटली अगर आप देखें इम्पैक्ट है। और बैंक निफ्टी का इंट्राडे लो रहा प्रिसाइसली 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड क्वाइट सिमिलर टू मेरे ख्याल से 8 जुलाई के लो के बेहद नज़दीक था। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। वीरू जी, लग रहा है एक क्लासिक साइडवेज वाला दिन होगा निफ्टी के लिए। 23,940 के आसपास फिलहाल हम ट्रेंड कर रहे हैं, बट ऊपर मुझे लग रहा है 24,040 के आसपास एक फर्म रेजिस्टेंस है। एंड ऑन द लोअर साइड 23,800 का सपोर्ट भी काफी सिग्निफिकेंट होता है। आई थिंक रेंज बाउंड एक्शन के लिए तैयार रहे। एंड जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस हो रही है ऑटो स्टॉक्स में, अभी भी हमारा व्यू है कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट काफी दिनों तक आउट परफॉर्म करेगा। वहां पर मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अभी डिप्लॉय करने हैं आपको हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से डेटा है, क्लासिक शॉर्ट कवरिंग मूव है। 5,000 के आसपास का एक अहम हर्डल था ऑप्शंस का, वो बैरियर इसने ब्रेच कर दिया है। एंड काफी समय के बाद ये स्टॉक कॉन्फिडेंटली अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड हो रहा है। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर चाल जो बन रही है वो एक्सटेंड होगी अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक की। तो यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से 49.45 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस, 49.60 पे लगाया आप क्लोजिंग बेसिस। एंड हो सकता है कि ये पर्टिकुलर रैली लगभग अराउंड 51.60 तक एक्सटेंड हो जाए। तो फ्रेश लॉन्ग्स करने हैं हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स में। एंड ऑन द शॉर्ट साइड, जिस तरीके से अदानी एंटरप्राइजेस पे काफी दिनों से डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा आया है, अपने 5-डे प्लस 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की इसने चाल पकड़ ली है। 3100 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने चैलेंज किया है।
हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में और थोड़ी सी वीकनेस इस स्टॉक में नजर आए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स आपको ऐड करने हैं अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको 3130 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि लगभग अराउंड 2900 का एक स्विंग नजर आए अगले कुछ दिनों में। चलिए अब गाबा सर के पास चलते हैं। गाबा सर, आपके दो ट्रेड इस समय के? मुझे पसंद है इस वक्त वो है हीरो मोटर्स। ट्रेड करा है 5085 पर, स्टॉप क्या? लगाएंगे 505 गाबा सर, 35। गाबा सर, हीरो मोटो हो गया। आज किसी ने आपके ऊपर आपका दांव खेल दिया, ऑलरेडी आपका बात ट्रेड ले लिया। हाँ, पावर ग्रिड नेक्स्ट स्टॉक है, मुझे लगता है पावर ग्रिड में एक अप मूव मिलना चाहिए। 289 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाएंगे 288 का। सिर्फ ₹1.5 का स्टॉप है, टारगेट होगा 293 पावर ग्रिड। उसके बाद लगाएंगे डी मार्ट। आई होप इस नोबडी इज टेकन इट। 4070 पर ट्रेड कर 69 पर ट्रेड कर रहा है। डी मार्ट पर स्टॉप लगेगा 4030 का, करीब 39 रुपीज का। टारगेट होगा 4150। गिव वन डे, एक और 2 दिन लग सकता है इसके लिए डी मार्ट। चलिए डी मार्ट ये हो गई ट्रेड। अमित जी, आपकी दो ट्रेड्स? जी अनुज जी, पहला कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा नैल्को। 200 डेमा से रिवर्सल दिखा रहा है, स्टॉक ऑलमोस्ट 10 डेमा रीगेन किया है और वीकली पे भी एक अच्छा सपोर्ट है 340 के आसपास। तो 343 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे और टारगेट्स हमारे रहेंगे 357 रुपीज के। दूसरा स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ नेकलाइन ब्रेकआउट, जिस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम है काफी स्ट्रांग लग रहा है ये काउंटर। 3150 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 3300 के। ओके, चलिए क्लियर लिया। इस समय का स्टार है हीरो मोटोकॉर्प और नो वंडर हर कोई इसको ग्रैब करना चाह रहा है। इस समय डे हाई पर आ गया स्टॉक, थोड़ा कैचअप रैली है यहाँ पर वर्सेस बजाज ऑटो एंड टीवीएस मोटर। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि बाजार को लेकर अब क्या रणनीति रखें। विकास जी, गुड मॉर्निंग। मैं आज सुबह एक बात कर रहा था कि हमारे साथ तो बहुत दिक्कत हो गई है, जब दुनिया की मार्केट चलती है हम चलते नहीं हैं, लेकिन हल्का सा भी दुनिया की मार्केट में रिवर्सल आए सबसे पहले हम गिर जाते हैं और कच्चा तेल फिर से एक हमारे लिए सरदर्द बन गया है। अब ऐसी मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके हिसाब से? आई थिंक जो भी बाहर की सिचुएशन है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि जो वेस्ट एशिया की वॉर काफी समय से चल रही है, पर ऐसा जब भी कभी भी कोई माहौल बनता है तो मेरा तो हमेशा ही मानना रहता है कि दीज आर द गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ऑफ कोर्स एक पिछले 1-1.5 साल से जो माहौल बना हुआ है, एक के बाद एक दूसरी अनिश्चितता आ रही है। चाहे वो पहले ऑपरेशन सिंदूर था, फिर टैरिफ आया, फिर आई थिंक वेस्ट एशिया वॉर हो गई, फिर लगा वेस्ट एशिया वॉर शायद खत्म हो गई, थोड़ी वापस चालू हो गई। पर इसमें एक ही कहूंगा कि इस पीरियड के अंदर इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया के जो आर्थिक विकास की दर है, इंडिया की कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, वो सब काफी अच्छी है और सारे प्राइमरी फैक्टर्स इंटैक्ट है। तो इसमें यही होगा कि जैसे ये थोड़ी सी मैक्रो अनसर्टेनिटी तो पिछले 1-1.5 साल से चल रही है, वो खत्म होगी तो मार्केट चलेगा, जो अभी थोड़े समय पहले चले भी था। तो मुझे लगता है कि ये 1-2 महीने में और शायद हो सकता है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। नोबडी कैन से कि ये कब खत्म होगी, राइट? पर इतना है कि भाई ये जब भी होगी। हमने सिमिलर सिचुएशन यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी देखा था 2022 में, जो बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, फिर यूक्रेन वॉर आते एकदम मंदी का माहौल बन गया था। करीबन जुलाई अगस्त तक चला था और उसके बाद में वॉर कंटिन्यू रही थी, पर धीरे 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 मार्केट ने अपनी रुख बदली और 2023 एक बहुत बड़ा साल निकला, हमको सबको पता है। तो और 24 भी फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा गया। तो इस तरह के कंसोलिडेशन फेज में जब बेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं हो और कोई बाहर के कारणों की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो जब भी मार्केट वहां से निकलता है एक काफी शार्प होता है। तो मैं मानता हूं कि हम उसी दौर से गुजर रहे हैं ना। ये दौर 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, कोई नहीं कह सकता है। तो इन्वेस्टर्स अगर है तो उनको तो यही राय रहेगी कि बने रहे, और अगर पैसा है तो वो डाले, नहीं है तो बने रहे। ट्रेडर्स के लिए आप अपनी अपनी स्ट्रेटेजी खुद इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए मेरे पास कोई राय नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि पैसा डालें इस बाजार में, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थीम्स इस समय आपके हिसाब से कौन सी, कहाँ पर आप इस समय फ्रेश पैसा डाल रहे हैं? जी, आई थिंक ऐसा कोई हमारा बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया हमने पोर्टफोलियो में, पर सबसे बड़ा हमारा जो आज की डेट में 2 बड़े सेगमेंट है जहाँ पे सबसे बड़ा एक्सपोजर है। एक तो बीएफएसआई सेगमेंट है और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेगमेंट। दोनों में ही जैसे ही काफी बदलाव आ रहे हैं, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है। बैंकिंग में तो हमने देखा कि जैसे थोड़ी इंटरेस्ट रेट वापस नीचे आने का माहौल बना, मोमेंट आया, और मुझे लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ भी ठीक है। सब तरीके से बीएफएसआई पैक लुक्स प्रीटी गुड। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक और नया हमने देखा पिछले 1-1.5 साल का जो पॉजिटिव है आउट ऑफ दिस क्राइसिस। देखिए, कोई भी क्राइसिस में हमेशा एक सिल्वर लाइनिंग होती है, कुछ भी अच्छा होता है।
अगर आप देखेंगे तो पहले टैरिफ का क्राइसिस आया इंडिया के अंदर। अब वो टैरिफ की क्राइसिस की वजह से एक बहुत बड़ी पॉजिटिव क्या हुई, हमारी सरकार ने जाके ईयू के साथ जो 17 साल से पेंडिंग था और बहुत सारे देशों के साथ एफटीए साइन कर लिए। तो ये क्राइसिस का सिल्वर लाइनिंग ये हुआ कि इंडिया के पास $1.5 ट्रिलियन का एक्स्ट्रा मार्केट्स को एक एफटीए के थ्रू एक्सेस हो गया। नाउ ये सब चीजें ओवरनाइट प्ले नहीं होती, ये चीज प्ले होने में 3 से 5 साल लग जाते हैं, धीरे-धीरे होता है। इसका जो फायदा पूरा एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा। और दूसरा चीज जो वेस्ट एशिया क्राइसिस का हमको इम्पैक्ट आया है हमारी करेंसी के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमारी करेंसी जो है मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर से 13 से 15% वीक हो गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे एक्सपोर्टर्स को और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटर्स को मिलेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ये एफटीए और करेंसी एडवांटेज जो है इसका एम्प्लीफाइंग इफेक्ट पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पे होगा। तो और ये जब मैं ये कहता हूँ तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि अगले क्वार्टर में हो जाएगा कि 1 साल में हो जाएगा। ये सब चीजें एक रुझान बनाती है जो आपको 8-10 साल 5-7 8-10 साल के ट्रेंड देती है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों सेगमेंट में हम तो इसीलिए बने हुए हैं कि हमें लगता है अगर मैं 3 से 5 साल का नजरिया देखूं तो बहुत शानदार पैसे बनने के मौके हैं। विकास जी के प्रमुख अगर आप देखें अब तक 2 सेगमेंट जहां पर उनका झुकाव है, बीएफएसआई और मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा विकास जी, केमिकल्स में बहुत दिनों बाद बाइंग एफर्ट्स विजिबल है। हालांकि हम अभी आज एक थोड़ा सा प्रेशर है एसआरएफ में, बट मोर और लेस बीता 1 महीना थोड़ा सा केमिकल्स में बाइंग नजर आ रही है। मैं थोड़ा सा कमोडिटीज पे शिफ्ट होना चाह रहा था। केमिकल्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त विकास जी? वो हमारी पूरे मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है। जैसे मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग में केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, फार्मा, सीडीएमओ, कैपिटल गुड्स, गारमेंट, टेक्सटाइल्स, ईएमएस। इट्स अ वेरी वाइड बास्केट जो आइदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या एक्सपोर्ट के अंदर बैठती है और एक बहुत बड़ा वाइड बास्केट है। सो जैसा आपने बताया केमिकल्स के अंदर वो एक बिल्कुल काफी समय से जो थोड़ा तकलीफ में था उसके अंदर एक अच्छी रुझान आई है। तो बट ये थोड़ा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म मूवमेंट हो, बट मैं मानता हूं कि वहां पे भी जो स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनीज है जिनका अगले 3 से 5 साल में काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वहां पे खाली आपको कंपनी स्पेसिफिक स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। केमिकल्स एक ब्रॉड बास्केट से करना थोड़ा मुझे लगता है सही नहीं रहेगा। ओके, ठीक है, गो टू पॉइंट है। विकास जी, अभी तक हमारे पास एक बड़ा जानदार हाइडिंग प्लेस था। जब हम डाउटफुल हुए आईटी को लेकर, जब हम डाउटफुल हुए थोड़ा सा क्रूड को लेकर, जब रेट सेंसिटिव्स बैकफुट पे थे, हम फार्मा में छुपे। फार्मा ने अच्छी वेल्थ क्रिएट करी, ऑल टाइम हाई, बट सडनली दिस जेनरिक टैरिफ बाय यूएस, बाय ट्रम्प। आप कल इसमें डैमेज तो आया, बट आपकी रीडिंग क्या कह रही है इसको लेकर इस वक्त? देखिए ये कई बार क्या होता है, इसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर नहीं जाना होता है। हमने ये सीख चुके हैं मुझे लगता है पिछले 12 महीने में। हमको भी पता है कि अमेरिका में 45% मार्केट इंडिया की जेनरिक का है। हेल्थ केयर की कॉस्ट ऊपर जा रही है। तो अगर मान लीजिए वो टैरिफ लगाते हैं तो क्या इंडियन कंपनी थोड़ी भरेगी? इंडियन कंपनी का तो मार्जिन ही 15% होता है। आप 100% लगा लो, अल्टीमेटली उनके कंज्यूमर को देना है। तो ये सब पिछली बार भी ऐसे कुछ नॉइस हुई थी। तो गुड पार्ट इज कभी मार्केट्स इस तरह की फालतू बातों पर रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये ठीक है, 1-2 दिन में थोड़ा बहुत आगे, ये सब थोड़े पहले भी ऐसा हुआ था, थोड़े दिन चला फिर भूल गए। तो कहने का मतलब अगर आप उसकी रियलिटी पे जाएंगे तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, कुछ नेगोशिएटिंग टैक्टिक वही कुछ होगा। पर और अभी तो हमने एक चीज और सीख ली कि ट्रम्प साहब की बातों पे कितने लोग भरोसा करते हैं। तो वो आई थिंक ये सबको आप एक कॉमन सेंस अप्रोच लेके चलेंगे ना तो आपको समझेगा कि कुछ फर्क नहीं है। तो फार्मा सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग है और बल्कि अभी तो यूएस को मतलब बहुत सारे उनके चैलेंज को डील करना है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अपनी कंपनीज को कोई इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। ओके, मीनवाइल बड़ा मूव आ रहा है अब इस समय इटर्नल में। और विकास जी, थोड़ा एक व्यू चाहूँगा आपसे। ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं इनमें जिस तरीके की तेज़ी हुई है, आपके पोर्टफोलियो में हैं क्या ये स्टॉक्स, या इनमें से कोई, जैसे अब नायका भी काफ़ी चल रहा है, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छे मूव्स आ रहे हैं, और इस पूरी स्पेस पर आपका व्यू क्या है इस समय? ये कहना न्यू टेक पूरा स्पेस थोड़ा सा मुझे लगता है सही नहीं है। एक्चुअली हर कंपनी का बिजनेस मॉडल अलग होता है। मुझे नहीं लगता नायका में मतलब क्या न्यू टेक है। दे आर अ कंज्यूमर कंपनी सेलिंग थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मॉडल्स। सो आई थिंक दैट लॉट ऑफ अदर कंपनीज डू इट। The way we see each company's business model has to be understood. We never bought in 2021 when everybody was falling to this prey. But last year हमने हमारे पोर्टफोलियो में पब्लिक है कि पेटीएम खरीदा था जब वो 400-500 के आसपास आया था। काफी कुछ उसमें उनको बदलाव नजर आ रहा था, उनके बिजनेस मॉडल में बदलाव नजर आ रहा था। तो हम वो सब स्टडी करके जो हमको समझ में आता है
उसी के बेसिस पे हम खरीदते हैं। जहाँ की और इसमें हर कंपनी का स्पेसिफिक आपको स्टडी करना पड़ेगा। यू कांट से कि या तो मैं न्यूटेक पे बुलिश हूँ या न्यूटेक पे बेरिश हूँ। ये थोड़ा मुझे लगता है, या 2021 में हमने इसको कॉल लिया था क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ ही ऐसा अगर मैं यूज करता हूँ वाहियात तरीके से वैल्यू किया हुआ था। वैल्यूएशन का कोई ठिकाना ही नहीं था, वो खाली सब यूफोरिया बना हुआ था। फोमो में लोग लगा रहे थे, तो हमने उसको अवॉइड किया। पर अभी पिछले 1 डेढ़ साल में सब स्टॉक्स इतने गिरे हैं वहां पे, तो हमने वहां पे लगाया। बाकी आई थिंक वी हैव वन मोर टू स्टॉक्स व्हिच मीडिया कॉल्स न्यू टेक, पर हमारे लिए एक्चुअली स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम अप स्टोरीज होती है। बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम अप स्टोरीज होती हैं आपके लिए। अच्छा, आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, ये उसमें ईएमएस स्पेस को आप कहाँ रखेंगे? वहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छे मूव्स देखे, हालांकि ऑफ लेट थोड़ी सी वोलेटिलिटी रही है। इस स्पेस पर क्या व्यू होगा? हाँ, इस पे आएंगे काफी अच्छा। मतलब ये तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट, ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत बढ़ने वाली है आगे वाले समय में। खाली एक ही इसमें रहेगा कि आपको कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है और कोई भी कंपोनेंट्स है, सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है। जो भी सेगमेंट में बात करता हूँ, मेरे को भी वहां पे थोड़ा जो स्पेसिफिकली सेगमेंट में मुझे लगता है वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड है, तो वन हैज टू बी केयरफुल अबाउट। अदर देन दैट आई थिंक सेक्टरली डायरेक्शनली पॉजिटिव। अच्छा विकास, ये अभी पिछले अगर आप 4-5 दिन को ही देखें तो टू व्हीलर स्पेस में जो अर्निंग्स रही, वेदर इट्स टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, शानदार नंबर्स। अभी पूरे ऑटो को मेरे ख्याल से लीड कर रहा है टू व्हीलर स्पेस। ऑटो में आपका इस वक्त व्यू क्या है? इस वक्त कंपनी ने अपनी ईवी पोर्टफोलियो को पिछले लगभग साल भर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया, वो पे भी कर रहा है इस वक्त। पूरे जून में अगर आप ईवी सेल्स को देखें, वो स्ट्रॉन्ग रही हैं बोथ फॉर पैसेंजर एंड टू व्हीलर स्पेस। ऑटो में आपका सेंस क्या कह रहा है इस वक्त? हम लोग का ऑटो पे काफी समय से पॉजिटिव रहे हैं। हमें लगता है कि ये अंडरलाइंग इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे ही होगी, ये सब ऑटोमोबाइल्स अच्छा ही करेंगे, बोथ टू व्हीलर एज वेल एज फोर व्हीलर। तो हमें काफी दूसरा अभी मुझे लगता है वेस्ट एशिया वॉर के बाद में ईवी का एक्सेलरेशन भी अच्छा होना चाहिए। सो इन जनरल वी आर क्वाइट पॉजिटिव अबाउट ऑटो स्पेस, एंड आप देखेंगे तो ये नंबर पिछले कई कुछ समय से अच्छे आ रहे हैं, और ये मुझे लगता है थोड़ा चलते रहेगा। ओके, बिल्कुल काफ़ी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे मूव्स भी बने हैं यहाँ पर इस समय, और ये कुछ अच्छे मूव्स दिखा रहा है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, कैपिटल मार्केट स्पेस एक बहुत बड़ी थीम बनकर आ रही थी, लेकिन पिछले 6 महीने में हमने एक काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग, वॉलेटिलिटी, इस तरीके के मूव्स देखे हैं यहाँ पर। इस स्पेस पर आप क्या व्यू रख रहे हैं? अगेन अनुज, इसमें क्या होता है कि देखिए हाई ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले वाले प्ले होते हैं। जैसा कि मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट खराब होता है तो स्टॉक गिर जाते हैं। देखेंगे जब वेस्ट एशिया वॉर था, मार्केट सेंटीमेंट खराब हुआ तो सारे के सारे कैपिटल मार्केट प्ले गिर गए, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज की कहानी होती है। और जैसे भी थोड़ा सा रिकवरी है, सारे स्टॉक्स 30-40% ऊपर हो गए वहां से नीचे से। तो स्ट्रक्चरली ये प्ले बहुत बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स आर हियर टू स्टे। ग्रोथ आनी ही आनी है। क्वेश्चन इज कौन सी कंपनी, क्या वैल्यूएशन, वो आदमी को अपना अपना स्टडी करके उस पर लेना पड़ता है। बट डायरेक्शनली स्पीकिंग ये सेगमेंट रोबस्ट रहने वाला ही। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास जी, और अपना समय देने के लिए हमें। ये बात होगी मार्केट पर। मीनवाइल एक बार इंडिया को वापस रखिएगा, क्योंकि आई थिंक वो जो खबर है ना अब काफ़ी बड़ी बनती जा रही है कि जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं उन्हें एयरलाइंस की अनुमति मिलेगी। रॉयटर्स पर अभी भी खबर आई है कि अदानी ग्रुप ने एक इस सीरियसली वेइंग एयरलाइन ओन करने के लिए, और ये अगर होगा तो बड़ा डेवलपमेंट होगी स्पेस में। क्योंकि कल भी जो हमने एक चीज़ समझाई थी वीरू, कि इंडिगो की मोनोपोली पर एक रिस्क आएगा। अब वो रिस्क कितना बड़ा होगा वो तो खैर मार्केट आगे बताएगा, लेकिन ये एक रिस्क तो ओपन होगा ज़रूर, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, आज के एक बड़े एक्सीडेंट की बात करते हैं, इंडसइंड बैंक का। क्यों ऑप्टिकली अच्छे नंबर्स के बावजूद स्टॉक गिरा, ये समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, क्या पसंद नहीं आया मार्केट को? सर वैसे तो आप देखें तो नतीजों में कुछ खराब नहीं है। अगर आप सिर्फ यही ढूंढ कर देखना चाहें सभी रिपोर्ट्स में, नतीजों में कि इसमें क्या खराब है, सिर्फ नेगेटिव ही देखने जाएंगे ना तो भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट है जिसके चलते ये एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, 5% की गिरावट है। मोस्टली मार्केट इसकी पोजिशनिंग को देख रहा है। दरअसल क्या हुआ है कि इसके नतीजे जो आए थे, इससे पहले स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुका था। अब क्वार्टरली अपडेट जब खराब आए थे तभी भी हमने देखा कि स्टॉक में ऑफलोज की रिकवरी आ गई थी, तेजी आ गई थी, और बेंचमार्क से मुकाबले आप देखें ना तो स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस नजर आया। जैसे
एक महीने में बैंक निफ्टी तो कहीं नहीं गया, 2% की गिरावट है, लेकिन इसके मुकाबले आप इंडसइंड बैंक को देखें तो तकरीबन 12% का मूव है। पिछले 3 महीने में 17% की तेजी है। कौन सा दूसरा ऐसा प्राइवेट बैंक है जिसमें 3 महीने में 17% की बड़े गेंस यहाँ पर बने हुए हैं? वहीं बैंक निफ्टी को आप देखें तो बिल्कुल ना के बराबर का मूव यहाँ पर पिछले 3 महीने में देखने को मिला। तो नतीजों से पहले चल चुका है। मोस्ट केस में आप देखिए ये सेलोन न्यूज़ वाला स्टॉक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगर आप बहुत बारीकी से, अगर आप बिल्कुल माइन्यूटली यही देखेंगे कि क्या क्या नेगेटिव है, तो सबसे पहले आपको नजर आएगा कि इनका जो आईटी रिफंड और वन ऑफ इनकम हुई है, इसका एक स्लाइटली इम्पैक्ट है। 2840 करोड़ का ये अमाउंट है। अगर आप निम का एक्सपेंशन देखें तो 18 बेसिस पॉइंट सीक्वेंशियल तौर पर नजर आएगा, 3.57% की निम्स है। लेकिन आप अगर इसको एडजस्टेड बेसिस पर देखेंगे ना तो 4 बेसिस पॉइंट सीक्वेंशियली कॉन्ट्रैक्शन नजर आया और 3.35% का आंकड़ा यहाँ पर नजर आया। जो ग्रोथ के लिहाज से देखें तो चाहे व्हीकल फाइनेंसिंग है या फिर माइक्रो फाइनेंस, दोनों की बुक में आप देखें तो जो ग्रोथ आई है थोड़ी सी म्यूटेड साइड पर देखने को मिली है। लोन बुक की बात करें तो सीक्वेंशियली 3.3% की बढ़त यहाँ पर नजर आई, लेकिन अगर आप इसको पिछले साल के मुकाबले देखें तो 2.2% की गिरावट है। और वहीं पूरी ग्रोथ के लिहाज से जो इनका रिटेल सेगमेंट है वो अच्छा नहीं कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट और म्यूटेड ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से आप देखें तो जो ROEs FY28 के लिए अनुमान लगाए जा रहे हैं वो 9% के आसपास हैं, जो कि प्राइवेट बैंक्स में, बड़े बैंकों में सबसे कम है। और ब्रोकरेज स्टॉक को वैल्यूएशन भी आप देखें तो खुलकर नहीं दिखते। ज़्यादातर रिपोर्ट्स में आप देखें तो FY28 के लिए 1.2 टाइम्स प्राइस टू बुक, यानी मार्केट खुलकर भी वैल्यूएशन अच्छे नंबर्स के बाद नहीं दे रहा है। शायद यही कारणों के चलते आप देखें तो स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है। जी, इंडसइंड बैंक की अगर आप देखें आज के इस कोलैप्स की कहानी को आशीष बयां करते हुए, आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आई थिंक लौटना चाहूँगा उसी खबर पे दैट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को अगर आप देखें, एयरलाइन चलाने का अगर आप देखें एक मौका मिलता है ना, सिंस हमने इंडिगो पे कई बार मेरे ख्याल से बहुत एक कंस्ट्रक्टिव बात की है, लोगों ने पैसा बनाया। अभी दिसंबर से फर्स्ट टाइम वो 2 दिसंबर वाला जो एपिसोड था, एक टर्बुलेंस शुरू हुई। पर अनुज, इस खबर को कैसे देखें, क्योंकि इसी स्पेस में एयरपोर्ट ऑपरेटर सेगमेंट में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो डीप पॉकेट्स हैं, भी फंड रेज करने की बहुत बड़ी उनके पास बिल्कुल कैपेसिटीज हैं। ऐसे में कैसे देखना चाहिए इसको? देखिए, अगर ये खबर सही निकली तो ये इंडिगो के लिए डी रेटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि देखिए एक, और वैसे भी आपको याद होगा इंडिगो की वन वे रैली तो खत्म हो चुकी है और एक मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए था। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मोनोपोली किसी भी बिजनेस में ठीक नहीं भी होती है। हालांकि ये रूल्स पहले बने थे, तो अब इनको कैसे चेंज करना है ये आई थिंक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन देखिए, अगर अदानी के पास खुद ही एयरपोर्ट भी है, लाउंज भी है और अगर एयरलाइन भी होगी तो वो ऑब्वियसली एक बड़ा डिसरप्शन होगा इंडिगो के लिए, जो क्योंकि अब तक इस देश में अगर आप देखें तो अब एक ही टेक्निकली फुल फ्लेज्ड वर्किंग एयरलाइन है इंडिगो। एयर इंडिया है लेकिन वो आप जानते हैं, तो नेगेटिव तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसलिए कल हमने इसको बिग स्टॉक में नेगेटिव में लिया था। कल 3-3.5% गिरा था और एक तो वैसे ही कच्चा तेल भी ऊपर है, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो आज इंडिगो के नंबर भी आएंगे, वो भी देख लेते हैं एक बार वो क्या कह रहे हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर ये बाकी में अगर खबर आई तो एक रिस्क फैक्टर ओपन होगा ज़रूर यहाँ पर इंडिगो के लिए। रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है। खैर देखते हैं अगर आप देखें इस संदर्भ में न्यूज़ डेवलपमेंट्स कैसे रहते हैं आगे के। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, आज बाजार थोड़ा सा एटलीस्ट स्थिर हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि आज जहां खुला वहां से धराशायी हो गया, कोलैप्स हो गया। ऐसे में प्लेसमेंट स्टॉक्स की आपकी कैसी है, क्या आप चेस कर रहे हैं आप शॉर्ट और लॉन्ग साइड पे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे भी कुछ यही लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी डेफिनेटली है और ऑटो सेक्टर जो काफी सेंसिटिव होता है ऑयल के ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस से, वहां पे भी हमने एक अच्छी मोमेंटम देखी है और अच्छी एक्टिविटी देखी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है थोड़ी सी एक्टिविटी और यहाँ से बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक लिमिटेड, एक सीमित दायरे में मार्केट ट्रेड करते हुए नजर आएगा। ऑफ कोर्स 23,800 पिछले कई हफ्तों से बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। आज भी 875 से हमें टर्निंग मिली है और मार्केट भी ओवरसोल्ड है, तो शायद 24,050 तक के हम लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन हमारी राय यही रहेगी कि हमें इन लेवल्स पे स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है। इंडेक्स में मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा इंतजार करना, अगर इंतजार करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। आपके स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स क्या होंगे आज के? तो देखिए, वैसे स्टॉक स्पेसिफिक ऑटो कंपनीज में ही हमें लगता है कि और मोमेंटम देखने मिलेगा, लेकिन कई सारे स्टॉक ऑलरेडी चल चुके हैं और हीरो मोटर स्पेसिफिकली यहाँ पे अच्छा डाइवर्जेंस बना है।
हमें लगता है कि ये स्टॉक ने आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम सिग्निफिकेंट टाइम कंज्यूम करने के बाद और एक बड़े फॉल के बाद एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है, तो ये चल सकता है। तो एक पोजिशनल बेसिस पे इसे हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग 3-3.5% चल चुका है। तो फोकस हमारा रहेगा भारत फोर्ज पे, जो एक डिफेंस प्ले भी है। और करंट लेवल्स पे मुझे लगता है कि इसमें जो पुल बैक आना चाहिए था करेक्शन का, वो पुल बैक आ चुका है। तो यहां से अगर इसमें अपवर्ड तेजी बनती है, जो टेक्निकली लग रहा है, तो ये स्टॉक वापस से 2250 से लेकर 2275 के लेवल्स दिखा सकता है। तो भारत फोर्ज में एक खरीदारी की राय रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेंगे 2160 के, 2160 के स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक यहाँ पे भी अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना है। कल के दिन में एक पॉज आया था टेक्निकल ब्रेकआउट के बाद, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वापस इसमें कंटिन्यूएशन हो सकता है और स्टॉक एक बार 4750 से लेकर 4800 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे अगर खरीदारी करते हैं तो 4500 रुपए का स्टॉप लॉस रखना हिंदुस्तान एरोनॉटिक के लिए जरूरी है। और राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी ट्रेड समझाने के लिए। स्टॉक ऑफ द मोमेंट क्लियरली हीरो मोटोकॉर्प अभी श्रीकांत जी ने पिक किया, लेकिन शो की शुरुआत में सचिन जी ने पिक किया था। एंड आई थिंक वो टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया ऑलरेडी। जिस तरीके के मूव्स आए हैं हीरो मोटोकॉर्प में पिछले कुछ मिनटों में, ज़बरदस्त है। यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बन रहा है। मार्केट में भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है और क्लियरली अब आज का जो लो है 23,875 876 के आसपास, वो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट। बैंक निफ्टी ने भी 56,600 से 56,800 का जो जोन था उसको अभी तक लकीली नहीं तोड़ा है। 56,643 का ही लो है। तो देखते हैं क्या दिन के लो बने या नहीं बने। मिड कैप में भी रिकवरी आ रही है लोअर लेवल से। इस शो को समेट रहे हैं। इसके बाद कंचन और श्रेया के साथ जुड़िए ट्रेडर्स हॉटलाइन में।